प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आज हम करेंगे साधारण नमक से प्राप्त होने वाले रसायन। जो कि हमने कल देखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, उसके बाद हमने ब्लीचिंग पाउडर किया था और सोडियम कार्बोनेट किया था, धावन सोडा। आज हम करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है ना, इसको कई बार बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसका फार्मूला हमने बताया है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन और ये है कार्बोनेट। ठीक है, थोड़ा सा इसकी केमिस्ट्री समझ लो। इसके क्या है, सोडियम का जो आयन होता है +1, हाइड्रोजन का भी +1 और कार्बोनेट का होता है CO3-2। ठीक है बेटे, तो ये है सोडियम आयन, ये है हाइड्रोजन आयन और ये है कार्बोनेट आयन। इज इट क्लियर? कार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर बनाता है बाई कार्बोनेट आयन। क्या बनाता है? बाई कार्बोनेट आयन कहेंगे इसको, या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। अब देखो इसमें -1 रह जाएगी क्योंकि इसकी एक प्लस थी हाइड्रोजन की, उसको इसने -1 को संतुलित कर दिया, बैलेंस कर दिया, अब बच गया -1। इसका नाम है बाई कार्बोनेट आयन। क्या नाम इसका? बाई कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो ये बाई कार्बोनेट आयन जब सोडियम से मिलता है, तो इसका ये प्लस और इसका ये माइनस, दोनों ही यहाँ पर मैं 1 लिख सकती हूँ और यहाँ पर चाहिए रेज भी कर दूँ। ठीक है ना, 1 को लिखने दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप मैथ में पढ़ते हैं। तो सोडियम की +1 और कार्बोनेट की -1 खत्म हो जाएंगी और क्या बनेगा? NaHCO3। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इज इट क्लियर? ये है इसका रासायनिक फार्मूला और ये है इसका रासायनिक नाम। ठीक है बेटे, अभी मैं आगे चलती हूँ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फार्मूला है NaHCO3। ठीक है, इसका जो साधारण नाम है इसका बेकिंग सोडा। क्या नाम इसका? बेकिंग सोडा। ठीक है बेटे, बेकिंग सोडा इसका साधारण नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका वैज्ञानिक नाम है और NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसकी निर्माण विधि क्या है। देखिए बेटा, निर्माण विधि, इसकी शुरुआत होती है सोडियम क्लोराइड। हमने क्या था ना कि साधारण नमक से हम कौन कौन से रसायन बना सकते हैं, तो NaCl और जल, इसका विलयन लेंगे, साधारण नमक का विलयन पानी में घोल के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे और साथ में लेंगे अमोनिया गैस। क्या लेंगे? NaCl, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, वहां हमारा उत्पाद पूरा नहीं आएगा। NaCl + H2O + CO2 + NH3। ठीक है, क्या बनेगा? इसमें बनेगा रासायनिक अभिक्रिया में यही एक तो हमारा जो उत्पाद मुख्य है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl, नौसागर। याद करो, 9th क्लास के 2nd चैप्टर में था ऊध्र्वपातनशील पदार्थ, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा नाम है इसका नौसागर। क्या है? नौसागर। ठीक है बेटा, हिंदी नेम बोल लो इसका, ये इसका वैज्ञानिक नेम हो गया। तो इस प्रकार से हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये रहा हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है बेटे, वो उप उत्पाद है, मैंने वैसे बता दिया, उसका इस लेसन में कोई रोल नहीं है। तो ये जो बेकिंग सोडा है ये हमारा महत्वपूर्ण रसायन है, क्योंकि इसके उपयोग, यानी कि महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बात तो बेटा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रयोग करते हैं प्रति अम्ल के रूप में। प्रति अम्ल क्या होता है? प्रति अम्ल होता है कि जब मान लो हमें एसिडिटी हो गई, तब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
या कोई दूसरा यह काम करता है एक क्षारक की भांति, यह एक क्षारक की भांति काम करता है। तो क्षारक अगर ले लेंगे, क्षार ले लेंगे हम, अगर हमें अम्ल हुआ है, अम्लीय है हमारा पेट में, अम्लीयता हो गई है, हमें जलन हो रही है, तो हम क्षार खाते हैं। मैंने बताया था ना, इनो वगैरह खाते हैं, पुदीना धरा लेते हैं। तो ये क्षार है, तो यह एक दुर्बल क्षार है और हमें यह हानि नहीं पहुंचाता और अम्लीयता को भी शांत कर देता है। तो जो प्रतिअम्ल एंटासिड बनाए जाते हैं उनका मुख्य घटक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो प्रतिअम्ल के रूप में पहला उपयोग इसका। ठीक है बेटा, एक आप याद करो, हमारे स्कूल में भी है कि एक ना स्प्रे होते हैं, रेड कलर की बोतल्स होती हैं, स्कूल में भी कई जगह लगी हुई है और आपको सभी बसों में दिखाई देंगी, चाहे वो निजी हो, प्राइवेट व्हीकल हो, या हमारे स्कूल की बसें हो या सरकारी बसें हो, आपको हर जगह लगी मिलेंगी रेड कलर की बोतल्स, है ना। वो होती है आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए। दरअसल बेटा उसमें H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और इसको रखा जाता है NaHCO3 को। ठीक है ना, इनके बीच में जो रिएक्शन होती है, सोडियम सल्फेट बनेगा, जल बनेगा और बहुत सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, मैं औरों को नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हम अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड चाहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आग को बहुत अच्छे से बुझा सकती है। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी काफी ज्यादा मात्रा में और वह आग को एक कंबल की भांति ढक लेगी और आग को बुझा देगी। जलते पदार्थ का जो कांटेक्ट है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से कट जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है और वह फैल जाती है। दो काम करती है, एक तो कंबल से ढक लेगी, ऑक्सीजन से जलने वाली चीज का संपर्क कट गया। दूसरा काम क्या करेगी, दूसरा काम करेगी ये कि ठंडी होकर फैलेगी, तो यानी कि जो पदार्थ जल रहा है, ज्वलनशील पदार्थ है, उसके तापमान को कम कर देगी, और तापमान कम हो गया तो अपने आप ही चीज जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने ये अभिक्रिया करके दिखाई है आपको, मैं आपको बताती हूँ अब इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखेंगे अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के घटक के रूप में लिख लो, घटक के रूप में प्रयोग होता है इसका। ठीक है बेटे, तीसरा और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर या चूर्ण, बेकिंग चूर्ण बनाने में। ठीक है बेटा, देखो दो नाम है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जब मान लीजिए हम लोग भटूरे बनाते हैं, या हम मान लीजिए बेटा गोलगप्पे वगैरह बनाते हैं, कि मतलब ऐसी सूजी वगैरह की हम जो कुरकुरी चीजें बनाते हैं जो फ्लफी होनी चाहिए, क्रंची होनी चाहिए, उनके लिए हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं उसके अंदर। तो ये बेकिंग पाउडर आया कहाँ से, ये बेकिंग पाउडर जो है हमने बेकिंग सोडा से प्राप्त किया है। ठीक है ना, तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है इस लिहाज से खाद्य पदार्थ में प्रयोग करने के लिए। और जो ये कुरकुरे, सॉरी बिस्किट है, नमकीन है, इनमें भी ये काफी प्रयोग होता है। अभी हम देखेंगे कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मैं इनको साफ कर दूं। तीन प्रयोग बता दिए आपको, प्रतिअम्ल के रूप में, अग्निशामक के रूप में और बेकिंग पाउडर बनाने में। मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। अभी हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए बेकिंग सोडा में, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये, बेकिंग सोडा में और कोई दुर्बल अम्ल मिलाया जाता है, दुर्बल अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है ना, इससे बहुत ज्यादा क्षारीय भी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा क्षारीय भी नहीं रहेगा, हमें हानि भी पहुंचाएगा। और अम्ल मिलाने से फिर होगा क्या, अम्ल मिलाने से क्या होगा बेटा, देखो इसमें जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके अंदर मिलाएंगे हम अम्ल। अम्ल दुर्बल अम्ल होंगे बेटा, जैसे कि टार्टारिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। इनके रासायनिक सूत्र आपके सिलेबस में नहीं है, वो काफी कम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं आपको सूत्र नहीं करवाऊंगी। मैं आपको सीधा बताती हूँ कि अम्ल क्या होते हैं जो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन चाहिए हमें तो अम्ल से। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन इसके साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद जो अम्ल होता है, अम्ल के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव, जैसे मान ली कोई पॉजिटिव बॉडी जरूर मिलेगी और नेगेटिव बॉडी जरूर मिलेगी। बात समझ में आ गई। ठीक है ना, तो जो नेगेटिव बॉडी होगी, ये नेगेटिव बॉडी होगी, ये इस पॉजिटिव बॉडी को लेकर निकल जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, इसको लेकर निकल जाएगी, यानी कि हम क्या लिखेंगे, प्लस में अम्ल, अम्ल के साथ लगा देंगे
हाइड्रोजन आयन, और हमें क्या मिलेगा, अम्ल का लवण, अम्ल का संगत लवण बोलूंगी मैं इसको, यानी कि जो अम्ल हमने लिया है उसी का लवण बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ मैं, हालांकि वो नहीं लेंगे मैं यहाँ पर, मैं आपको एक ना ऐसा प्रबल अम्ल का उदाहरण लेकर दिखाऊंगी, ठीक है ना। ये आप लिखेंगे नहीं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया अम्ल की जगह पे, इसकी जगह पे, तो क्या होगा, सल्फेट सोडियम के साथ क्या बना लेगा, लवण बना लेगा, तो क्या बनेगा Na2SO4, ये हो गया इस अम्ल का सोडियम के साथ लवण, ठीक है ना, अम्ल का संगत लवण बन गया, ठीक है बेटे, ये बन जाएगा। और यहाँ पर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तो निकलता ही, पता आप लोगों को, जल तो निकलता ही, साथ में काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां से भी गुजरेगी, गैस है, ऊपर की ओर जाएगी और फुलाएगी चीज को। आप थोड़ा सा याद करो कि जब भी हम लोग इडली या फिर भटूरे आदि बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, तो हमें कहा जाता है रेसिपी बनाते सीखते वक्त कि 1.5-2 घंटा गूंथ कर छोड़ दें। उससे क्या होगा, उससे वो खमीर फूल जाएगा, ठीक है ना, फूल जाए, क्यों फूल जाएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूल जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको फुला देगी और उसके अंदर क्या बन जाएंगे, एयर की जगह बन जाएगी, खाली जगह बन जाएंगी, और उसको जब हम सेकेंगे तो जहां जहां जगह थी वहां वहां वो कुरकुरा बनेगा, क्रंची बनेगा। बात समझ में आ गई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है बेकिंग सोडा में, बेकिंग पाउडर में, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा में दुर्बल अम्ल मिला करके, मैंने एग्जांपल आपको अम्ल लेकर दिखाया है, अगर मैं कोई प्रबल अम्ल लेकर दिखाती तो उसका जो लवण बनेगा वो काफी कम्प्लेक्स है बेटा, आप लोगों के लेवल का नहीं है वो, तो मैंने आपको उदाहरण देकर बताया है, आप ये नहीं लेकर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आप खाली क्या लिखेंगे अगर ये आता है तो, कि भाई बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो आप बताएंगे बेकिंग सोडा में दुर्बल अम्ल मिला करके, जैसे कि टारटारिक अम्ल है, ठीक है, और क्या बन जाएगा, अम्ल का संगत लवण मिलेगा और साथ में जल, सॉरी मैंने हाइड्रोजन गैस लिख दी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी खमीर को फुला देती है और हमारे खाने को कुरकुरा बना देती है, क्रंची बना देती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया ये, तो इससे हमारा बनेगा बेकिंग पाउडर। क्या बनेगा बेटा, बेकिंग पाउडर, ठीक है। आगे बढ़े, ये था बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा इसका साधारण नाम है। बेकिंग सोडा में दुर्बल अम्ल मिला करके हमें प्राप्त होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है बेटा। बेकिंग पाउडर का प्रयोग खाने को कुरकुरा बनाने के लिए, क्रंची बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 प्रयोग बताया मैंने इसके, एक तो प्रति अम्ल के रूप में, एंटासिड के रूप में, एक बताया अग्निशामक के रूप में, तीसरा बताया बेकिंग पाउडर बनाने में। तीनों ही इंपॉर्टेंट, बेहद तीनों ही यूज जो है काफी इंपॉर्टेंट है इसके। हम आगे बढ़े, अगला है क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल, ठीक है। ये क्रिस्टलन जल क्या होता है, पहली बात तो पता ना चाहिए क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है बेटा। कुछ ठोस पदार्थ, कुछ ठोस पदार्थ निश्चित आकृति में पाए जाते हैं, तो उन ठोस पदार्थों की वो निश्चित आकृति, फिक्स्ड शेप, वो कहलाती है उसका क्रिस्टल, ठीक है ना। तो कई बार उस एक क्रिस्टल को बनाने के लिए उसमें कुछ जल के अणु होते हैं, ठीक है ना। तो क्रिस्टल के रासायनिक संगठन में उपस्थित जल को, क्रिस्टल में उपस्थित किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में उपस्थित जल को हम लोग क्रिस्टलन जल कहते हैं, ठीक है बेटा। उदाहरण के लिए आप कॉपर सल्फेट को याद करो, 8वीं क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाई थी कि उसमें लोहा मिलाया था, है ना। मैंने फर्स्ट लेसन में करवाई थी, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहा छोड़ दो, लोहे की कील लाल भूरी हो जाएगी, याद आया। तो ये वही कॉपर सल्फेट है, उसका रंग याद करो, उसका स्काई ब्लू कलर होता है, आसमानी नीला रंग होता है ना। लेकिन जब मान लीजिए हम किसी टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट को लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं,
तो गर्म करने से क्या होगा, इसमें से जल वाष्प यहाँ पर चिपक जाएंगे टेस्ट ट्यूब के, और यहाँ पर सूखा पाउडर बच जाएगा। और बेटा ध्यान दो कि उसका रंग उड़ जाएगा, वो पहले गाढ़ा नीला था, फिर वो हल्का हल्का स्काई ब्लू हो जाएगा, बहुत हल्का नीला रह जाएगा, बहुत हल्का, ठीक है ना। तो यानी कि उसके अंदर जो रंग था ना वो किसके कारण था, जल के कारण था। तो कॉपर सल्फेट के एक क्रिस्टल में 5 अणु जल होते हैं। कितने होते हैं, 5 अणु जल होते हैं। इज इट क्लियर। उसके बाद यदि फिर से हम इसमें 1-2 बूंद पानी डाल देते हैं तो फिर से उसका वही रंग आ जाता है, ठीक है ना। वही तो वो पानी जो उसका कॉपर सल्फेट का रंग था नीला, किसके कारण था, वो जल के कारण था। हमने उसको गर्म करके उड़ा दिया तो उसका रंग चला गया, फिर से पानी डाल दिया तो फिर से रंग आ गया, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल और देती हूँ जो हमारे अगले रसायन में काम आएगा। एक है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि इसमें 2 जल के अणु हों, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में 2 क्रिस्टलन जल के अणु हैं, 2 क्रिस्टलन जल है, ठीक है, 2 अणु क्रिस्टलन जल है, ठीक है बेटा। इसका नाम है जिप्सम। क्या नाम इसका, जिप्सम। इज इट क्लियर। तो जिप्सम में भी 2 क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित हैं। एक उदाहरण और देती हूँ आपको बेटा, जो हमने धावन सोडा किया था पिछले कल के लेक्चर में, क्या था, धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3, याद है। मैंने ये पॉइंट जानबूझ के छोड़ दिया था कि Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट है। धावन सोडा के अंदर 10 अणु जल है, जल के 10 अणु क्रिस्टलाइन जल के रूप में होते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टलन जल जो है, ये क्रिस्टलन जल है, ये इसके अंदर रहता है। और जब इसको हम गर्म करते हैं तो 9 जल के अणु निकल जाते हैं, फिर भी इसके अंदर 1 जल का अणु रहता है। और जब इसको वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो फिर से 9 जल के अणु आ जाएंगे और फिर से वह 10H2O हो जाएगा। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही काफी हो गया, आगे हम कल करेंगे। इसी से थैंक यू।